साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मित्रों अब आप समझिए कि सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करिए, यही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और आपके परीक्षा में एक अच्छा रिजल्ट देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम जो है ये लाया गया था राजीव गांधी के समय। किसके समय? राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी के समय लाया गया था और ये किसकी देन थी? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 की देन थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा हम लोग जाने कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना क्या थी, इसका क्या प्रावधान था। ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक योजना अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का ये प्रावधान था। इसमें था कि 2 कमरे और 2 शिक्षक, 2 कमरे और 2 शिक्षक। अब जो शिक्षक होंगे वो शिक्षक क्या होंगे? एक पुरुष और एक महिला, ये इनका होना आवश्यक है। और इसमें जो चीजें थी वो थी आपकी खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शा, चार्ट, इन सब का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन आपका किसके अंतर्गत था? ये राष्ट्रीय शैक्षिक योजना के तहत था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? अब देखिए किससे संबंधित है। फ्रोबेल, डीवी, आर्मस्ट्रांग, मैकडूगल। इसमें जो जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी की जो विचारधारा थी उसी विचारधारा से विकसित होकर ये प्रोजेक्ट विधि का निर्माण हुआ। लेकिन जो विकसित करने का श्रेय गया है, किसे गया है? विकसित करने का श्रेय आपको किलपैट्रिक को जाता है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन में किलपैट्रिक महोदय है नहीं, इसलिए हम उत्तर किसको मानेंगे? जॉन डीवी को मानेंगे, क्योंकि जो जॉन डीवी की विचारधारा थी उसी पर आधारित है आपके प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है। किस रूप से? वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है या उसका विजन 20 डिग्री है, जबकि उसकी विजुअल इक्विटी क्या होगी? साथियों जब आपको प्रश्न दे किससे? वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित, वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित का मतलब होता है कि उसकी जो विजुअल इक्विटी होगी वो 6/60 से कम होगी। ये वैधानिक मतलब कानूनी रूप से दृष्टिबाधित होने का ये एक तरीके से हमारा क्या है? रूल है कि उसकी जो विजुअल इक्विटी है वो 6/60 से कम होगी। तो हम सबसे पहले क्या देखें, कौन से ऑप्शन में कम लिखा हुआ है? अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/6 लिखा हुआ, यहाँ 6/7, यहाँ 36 और यहाँ 6/60 से कम, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वैधानिक रूप दृष्टिबाधित का रूल ही है कि जब वैधानिक रूप से किसी को हम दृष्टिबाधित कहेंगे तो उसकी जो विजुअल इक्विटी होगी वो किसके बराबर होगी? 6/60 से कम, अर्थात कमजोर दृष्टि। 6/60 का मतलब क्या होता है कि आप 6 मीटर की दूरी से वह देख पाते हैं जो व्यक्ति सामान्य कोई व्यक्ति है वो 60 मीटर की दूरी से देखता है, जो कि बहुत ही कम स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, किसके लिए? सीखने के लिए तैयार होता है, तब वह जल्दी प्रभावशाली तरीके से सीखता है। बिल्कुल, और इसको थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है। किसने कहा है? थॉर्नडाइक। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है कि जब बच्चा
सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका, फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया था? फ्रोबेल ने सबसे ज्यादा खेल विधि का अधिगम में जो उपयुक्त स्थान था उसमें गेंद के बारे में सबसे ज्यादा बल दिया था। यहाँ प्रमुख बला है, आप इसको बल लिखिए, बल दिया किस पर? गेंद का खेल। वो फ्रोबेल की जो स्थापना है किस पर है? किंडरगार्टन, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली, इसके जनक माने जाते हैं कौन? फ्रोबेल। और फ्रोबेल के अनुसार बालक जो है कोई भी चीज, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो या फिर बच्चे का समायोजन शक्ति हो, ये सब खेल के माध्यम से सीख जाता है। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से सीख जाता है, ये फ्रोबेल महोदय ने कहा है। मानसिक शक्ति, समायोजन शक्ति या फिर शारीरिक शक्ति। या फिर मैं इस ढंग से भी कह सकता हूं कि बच्चे का समायोजन शक्ति, शारीरिक शक्ति या मानसिक शक्ति का जो विकास है वो खेल के माध्यम से सबसे अच्छा और सही ढंग से होता है। फ्रोबेल ने गेंद के खेल को सबसे अधिक प्रमुखता दी है और इनकी जो विधि है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली या किंडरगार्टन विधि के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो अच्छा नागरिक, सही है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हैं, ये भी सही है। व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये भी सही है। अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो शिक्षा का उद्देश्य होता है उसमें व्यक्तित्व का निर्माण भी आता है। व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, सत्य का ज्ञान होना जरूरी है, उसके बाद मानसिक क्षमता का विकास होना भी जरूरी है। कभी अगर प्रश्न आए और ये सब ऑप्शन हैं तब भी आप सही मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के बुद्धि, कार्य करने के तरीके, व्यक्तित्व आदि में अंतर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। व्यक्ति विशेष प्रकार के भिन्न होते हैं। अब देखिए यहाँ विशेष प्रकार का भिन्न कह रहा है। अब हमको देखना क्या, सत्य नहीं है, तो व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, क्योंकि ये सही बात है। क्योंकि अगर दो व्यक्ति हैं तो इनके और इनकी जो भिन्नता है वो अलग अलग होती है। व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं और ये भी सही है। व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। गलत आपका है व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार, यही आपका गलत है और प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं? अब यहां देखिए नहीं होता, जहां नहीं हो तुरंत हाईलाइट कर ली। आत्मकेंद्रिता, यथार्थवाद, वैयक्तिकवाद और सजीवतावाद। तो जो बालक है, बालक का जो चिंतन है किसके द्वारा नहीं होता? वैयक्तिक में क्या है आपके? बुद्धि, शारीरिक भिन्नता, मानसिक इसमें है ही नहीं। तो वैयक्तिक भिन्नता में बालक का चिंतन इसीलिए नहीं प्रदर्शित होता क्योंकि वैयक्तिकवाद जो है इसमें व्यक्ति का नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन होता है, न कि स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता का। और इन सब में आत्मनिर्भरता का क्या होता है? आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता दोनों होती है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं। अब देखिए, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, लगातार। तो लगातार मूल्यांकन होना, यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, एकदम सही, बी ऑप्शन भी। इसमें नंबरों के स्थान पर गेट का प्रयोग होता है, ये भी सही है। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, यही गलत है। क्योंकि जो सतत व व्यापक मूल्यांकन है ये कंटिन्यू मूल्यांकन हो, बच्चे का जो शैक्षिक क्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, वो जो है बच्चों को बच्चे किस ढंग से सीख रहे हैं, कहाँ उन्हें समस्या उत्पन्न हो रही है, कहाँ उपचार की जरूरत है, कहाँ निदान की जरूरत है, इन सब को पकड़ना आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है और प्रश्न के साथ चूंकि नहीं पूछा इसलिए डी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी। अब देखिए, कोई शिक्षक को प्रभुत्ववादी में करना चाहिए, मतलब सत्तावादी जैसी कंडीशन, तो ये क्या है, गलत है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, प्रजातांत्रिक भूमिका में, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ प्रगतिशील भूमिका भी गलत है। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है प्रजा के प्रति, मतलब बच्चों के प्रति अच्छे से, बच्चे जो है विद्यार्थियों में कोई डर नहीं होना चाहिए, बच्चों में डर नहीं होना चाहिए, भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, भय का एहसास नहीं होना चाहिए, जिससे जो शिक्षक छात्र वार्तालाप है वो सुचारू हो सके। उसमें जब शिक्षक और छात्र का वार्तालाप जो है सुचारू होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चे सक्रिय मोड में आ जाएंगे। सक्रिय मोड का मतलब बच्चे रुचि के साथ खेलना शुरू कर देंगे, अपने प्रश्नों को पूछना शुरू कर देंगे, सीखना शुरू कर देंगे। कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सबसे उपयुक्त, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, और सीखने का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है, अब आप बताइए। व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम का सबसे अच्छा कार्य माना जाता है, उपयुक्त कार्य। अगर आपने कोई चीज सीखा है, बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वांछित परिवर्तन ही कहलाता है क्या, अधिगम। वांछित परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाता है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है समूह। समूह शिक्षण है, समूह का मतलब टोली, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम मतलब अधिकतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। बिल्कुल आपका समूह शिक्षण का जो सबसे अच्छा उदाहरण है आपका ए ऑप्शन है। संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम मतलब होता है अधिकतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण ही समूह शिक्षण कहलाता है। बी ऑप्शन भी पढ़ लें, आपका ये ऑप्शन सही है। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय। अब देखिए यहाँ निगेटिव वर्ड आ गया, अनुपलब्धता, इसलिए ये गलत। शिक्षकों में, स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वतः प्रतिस्पर्धा। अब देखिए स्वतः प्रतिस्पर्धा, यहाँ स्वतः प्रतिस्पर्धा भी क्या है, निगेटिव। ये बच्चे में होना चाहिए स्वतः प्रतिस्पर्धा, न कि शिक्षकों के समूहों के बीच होना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार, अब यहाँ देखिए बांटना, विद्यार्थियों को बांटने का, बांट कर शिक्षण देना, ये तो है ही नहीं, इसलिए ये भी आपका निगेटिव में आएगा, ये भी गलत हो गया। कौन सा, ए ऑप्शन सही है। संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम अधिकतम उपयोग करने हेतु
शिक्षकों के समूह द्वारा ही शिक्षण ही समूह शिक्षण है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, इससे फायदा क्या है समूह शिक्षण से? इसमें खर्च व समय दोनों की बचत होती है। समूह शिक्षण में खर्च एवं समय दोनों की बचत होती है, तो ये भी जानते रहिए। नेक्स्ट, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण। नियंत्रण नहीं, इस नियंत्रण जो है यही आपका निगेटिव है। बच्चे को आप काबू में मत लाइए, क्योंकि जो बच्चे को काबू में करेंगे, बच्चे क्या है, भगवान है। भगवान को कभी आप काबू में करेंगे, इसलिए आपका ये गलत। कम समय में अधिक सूचना देना, छोटे बच्चे को अगर आप कम समय में अधिक सूचना देंगे तो वो सीखेंगे क्या? इतनी जल्दी उनकी जो मानसिक स्तर का विकास है, परिपक्व हुए नहीं होते हैं, तो कम समय में अधिक सूचना देना भी निगेटिव में है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अब प्रेरित करना, ये पॉजिटिव है, और यही आपका उत्तर सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का सही क्रम, मानव विकास क्या है? सबसे पहले शैशवावस्था में, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। मानव के विकास का जो क्रम है यही होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इनकी जो एज है, एज होती है 0 से, अर्थात जन्म से 5 वर्ष। बाल्यावस्था होता है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानते हैं। उसके बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था आपका 18 से 40 वर्ष। इसके बाद आता है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था जो होता है 40 वर्ष के बाद का समय, 40 वर्ष के बाद का समय। तो ये जानते रहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार, जो व्यक्तित्व है इसका समाजशास्त्री प्रकार सिद्धांत स्पेंजर किसके द्वारा? आपका डी ऑप्शन सही है, स्पेंजर के द्वारा दिया गया था। स्पेंजर महोदय के द्वारा क्या दिया गया था? व्यक्ति का समाजशास्त्री प्रकार सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना। ये तो बच्चे में इतना नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती शिक्षक के लिए यही होता है कि बच्चों का जो शिक्षण अधिगम है उस प्रक्रिया को इतना रुचिकर, इतना आनंदप्रद, इतना प्रभावशाली हो कि बच्चे तुरंत सीख जाएं। उनमें डर भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। बहुत चीजों का ध्यान देना पड़ता है, तब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है? इंटरेस्टिव, अर्थात रुचिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का प्रकार नहीं है? पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब होता है कि ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई व्यवहार जिसके बाद आप ऐसा कोई कार्य या व्यवहार करें जिससे कि प्रक्रिया में क्या हो, वो संभावना बढ़ा दे, भविष्य में उस व्यवहार को होने से बढ़ा दे। मतलब आप कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई कार्य जिसमें, एक तरफ से जानिए, हम आपको बताएं सही से, इसको न लिख के आप ये कर लीजिए। पुनर्बलन का मतलब होता है आप प्रशंसा करना। पुनर्बलन का जो मतलब होता है क्या? प्रशंसा। आप प्रशंसा करिए। डांटना मतलब जिससे कार्य जो हो तीव्र गति से बढ़ जाए। एक तरीके से मैं अब सीधे और ट्रिक भाषा में कहूं, पुनर्बलन का मतलब होता है उत्प्रेरक। क्या होगा? उत्प्रेरक। जैसे आग में थोड़ा सा घी डाल दीजिए तो आग की धारा क्या होगी? तीव्र गति से बढ़ जाएगी।
ठीक उसी प्रकार पुनर्बलन है। अगर आप सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का यूज करेंगे, जैसे आप बच्चे का प्रशंसा करेंगे, बच्चे को जो है कोई चीज दे दीजिए, इनाम, भोजन, इससे बच्चा बहुत जल्दी जल्दी कार्य करता है। तो ये क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन। कभी कभी आपको दंड देना होता है, जैसे आप डांट दिए, डांटना आपका नकारात्मक में आता है। नकारात्मक में जैसे नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, जैसे आप कार से जा रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं। सीट बेल्ट जब आप नहीं लगाते हैं तो आप लोग सुने होंगे एक बीप की घंटी बजती है कि नहीं, सीटी जैसे, वो क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। तो ये पुनर्बलन का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारा जो अधिगम है वो तीव्र गति से बढ़े, मतलब उसको करने के बाद संभावना बढ़ा दे तीव्र गति से होने का, उसे कहते हैं क्या? पुनर्बलन। और यह सीखने की प्रक्रिया का ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे क्या होता है? बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। कोई बच्चे के लिए सकारात्मक पुनर्बलन जरूरी होता है, किसी के लिए शारीरिक दंड जरूरी होता है, किसी के लिए नकारात्मक पुनर्बलन भी बहुत जरूरी होता है। तो ये तीनों आपके क्या है? पुनर्बलन के प्रकार हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों प्रकार हैं और प्रकार नहीं है पूछा है। चूंकि यहाँ पे प्रकार नहीं है तो ये तीनों प्रकार हैं, तो ये आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो शारीरिक दंड है, शारीरिक दंड का मतलब सजा देना नहीं है, बस इतना डांटिए कि वो डांट बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट कर सके कार्य करने के लिए। नेक्स्ट आपका है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है? कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता। सजीव कक्षा का मतलब होता है सक्रिय क्लास, एक्टिव क्लास जो होती है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कक्षा। और जो सजीव कक्षा होगी, एक्टिव क्लास होगी, उसमें जो बालक होंगे, छात्र होंगे, वो भी क्या होंगे? एक्टिव होंगे। जब छात्र एक्टिव होंगे तो वो छात्र क्या करेंगे? अपने टीचर से वार्ता करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? अधिगम का मतलब हमने बताया था सीखना। अब इस आपको जो विकल्प देखना है, इसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सीखने का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक। सबसे अधिक हम लोग कहाँ से सीखते हैं? संज्ञानात्मक से। दूसरा आपका है भावात्मक। भावात्मक में भी हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। उसके बाद तीसरा आपका है क्रियात्मक, करके सीखना, ये भी हम लोग सीखते हैं। आध्यात्मिक जो है ये सीखने का नहीं होता। अधिगम का मुख्यतः तीन ही क्षेत्र है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। जबकि आध्यात्मिक जो है वो अधिगम का भाग नहीं है, वो किसका भाग है? सामाजिक परिवेश का भाग है। इसका सामाजिक परिवेश, इसे हम लोग पारिवारिक परिवेश भी कह सकते हैं, पारिवारिक परिवेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1994 में। लेकिन आपका जो ऑप्शन है शायद 1994 कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप लोग यही जानिए 1994 सही है। ये आपका ऑप्शन गलत है। ये जो आपका प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था 1994 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
नेक्स्ट है मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था? जो पदानुक्रम है वो मैस्लो के द्वारा दिया गया था। मैस्लो ने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। मैस्लो के द्वारा जो चार्ट बनाया गया था उस चार्ट को क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। उस पिरामिड में क्या था? सबसे नीचे थी आपकी शारीरिक आवश्यकता, यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता। फिर आपका क्या था? आवास की आवश्यकता। आवास के बाद क्या था? आवास के बाद था सामाजिक आवश्यकता। जब आपके पास पहले तो सबसे पहले शरीर होना चाहिए, शरीर मिल गई तो रहने के लिए होना चाहिए आवास। आवास शरीर दोनों मिला तो फिर क्या होना चाहिए? आपका समाज होना चाहिए। समाज के बाद सम्मान की आवश्यकता हो जाती है। भाई जब आप समाज में बैठ रहे हैं तो आपको सम्मान चाहिए। और सबसे ऊपर होता था क्या? आत्म प्रेरित आवश्यकताएं। क्या? आत्म प्रेरित आवश्यकताएं। अब इसमें देखिए क्या है, किसने दिया है? बस यही पूछा था, तो बी ऑप्शन मैस्लो का हो जाएगा। मैस्लो के द्वारा दिया गया था। मैस्लो ने एक चार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं, पिरामिड दिया था। और उनकी जो पिरामिड थी, उन्होंने जो प्रस्तुत किया था, उसमें कहा था कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता की जरूरत होती है। जब उसे शारीरिक आवश्यकता मिल जाती है तब सुरक्षा के लिए आवास की जरूरत होती है। जब शरीर मिल गया, आवास मिल गया, तब आपको चाहिए किसके लिए? कि कहीं हमें उठने बैठने, हमारा एक समाज होना चाहिए। समाज के बाद सम्मान, और सम्मान के बाद आत्म प्रेरित आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका प्रयोगात्मक विधि सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। प्रयोगात्मक विधि जो है सबसे पहले वुंट के द्वारा प्रस्तावित हुई थी, अर्थात कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब? 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका आपके अनुसार शिक्षण है। आप खुद सोचिए शिक्षण क्या है? एक प्रोसेस है, शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक कौशल है। बिल्कुल शिक्षण कौशल है, शिक्षण कला है। हम ये कह सकते हैं कला और कौशल दोनों है, इसलिए बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। पहला ऑप्शन है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आय को प्रभावित नहीं करता। और ये सही है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 6 से 14 वर्ष तक के देश के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किया हुआ है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो वो जो है क्या करता है? औसत आय की बात ही नहीं करता। इसमें 14 वर्ष के बाद जो भी बालक होंगे उनके लिए शिक्षा के विषय में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क है, इसलिए क्या है? अप्रभावित है। यही आपका सही हो जाएगा। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, ये तो बिल्कुल जेंडर की बात गलत है। आय के अनुसार तो है ही नहीं, आय के अनुसार अधिक भी समझाती, तीनों ऑप्शन गलत। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया किसके द्वारा? वाइगॉस्की के द्वारा। किसके द्वारा? वाइगॉस्की। वाइगॉस्की ने कहा था कि इस बच्चा, मान लीजिए बी और ए दो क्षेत्र हैं, ए से बी तक पहुंचना चाहता है, इसे अकेले नहीं पहुंच सकता, किसी के मदद की आवश्यकता होगी। तो जो मदद करेगा उसे हम लोग क्या कहते थे? उसको हम लोग क्या कहते थे? अस्थाई मदद। अस्थाई मदद। लेकिन इस क्षेत्र को क्या कहते थे? इस क्षेत्र को ही कहते थे जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अर्थात ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बच्चा अकेले नहीं, अस्थाई मदद से
पहुंचेगा यहाँ तक, तो इसको हम लोग कहते हैं ZPD। ठीक है, तो कौन सा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, क्या है, शारीरिक रचना, मानसिक रचना, लिंग भेद, तीनों है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लिंग भेद भी आता है, मानसिक योग्यता भी आती है, शारीरिक रचना भी आता है, क्षमता भी, ये सभी तत्व इसी में के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया। जो बाल अंतर्बोध है ये आपका, हम लोग इसको कहते हैं शॉर्ट में CAT, और CAT का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। CAT का निर्माण बेलक, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लियोपोल्ड बेलक। और ये जो है 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि बच्चों के व्यक्तित्व, आंतरिक संघर्ष और भावना का मूल्यांकन करना। समझ में आया। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, कैट। और कैट परीक्षण किसने दिया, लियोपोल्ड बेलक ने। और कितने आयु के बच्चों के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली है, तो 3 से 10 वर्ष के लिए। और इसका जो कार्य था, व्यक्तित्व, संघर्ष और भावनाओं का मूल्यांकन करना। इसमें 10 चित्र होते थे। 10 चित्र किसके, जानवरों के चित्र हो गए, उन पे आधारित कहानियों को सुनाया जाता था, दिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा, जो अभिप्रेरणा है विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब विद्यार्थियों में रुचि जागृत करने के लिए, पहला ऑप्शन हम लोग देखें, रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक को क्या करना है, इसके बारे में कह रहा है गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल निगेटिव है। विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य, ये भी क्या है, निगेटिव है। इससे वो हतोत्साहित होगा कि प्रेरित होगा, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना, और ये आपका सी ऑप्शन सही है। इससे बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और बच्चा क्या होगा, नई चीज सीखने के लिए रुचि लेगा और आनंद पूर्वक सीखेगा। तो क्या है, नई तकनीक जरूरी है ना बच्चों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य। समावेशी का मतलब होता है सभी प्रकार के बच्चे समान भाव से एक वातावरण में पढ़ें, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब चलिए पढ़ते हैं अपना ऑप्शन। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ही सही है। शिक्षण का एक विशेष तरीका, अब यहाँ देखिए, जिससे सभी बालक सीख सकें, ये निगेटिव में क्या कह दिया, एक विशेष तरीका। एक विशेष तरीका निगेटिव वर्ड है। कड़ी दाखिला, और ये भी देखिए निगेटिव में है। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग, अब यहाँ जो स्पेशल है ये आपका निगेटिव है। तीनों गलत है, केवल ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। ऐसा बालक जो सामाजिक नियम और कानून को तोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं बाल अपराधी। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। तो साथियों, ये बाल विकास एवं शिक्षण से संबंधित 30 प्रश्नों का आज हम लोगों ने अभ्यास किया। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से ज्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो कि हुबहू सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न हम लोग अपने तरफ से संभावित प्रश्नों की सूची में डालते हैं कि शायद आए ऐसा प्रश्न। तो मित्रों, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।